नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज जेनेआर के भी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं कहाँ पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा, and of course bonsoir in French. Pradeep ji. Abariyako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. So Pradeep ji, the BEAD thing seems to, after all, it's a coalition government and there is something called coalition dharma. और जो बीड का भारतीय जनता पार्टी की जो स्थानीय इकाई है वो ये कह रही है कि भाई इनको बाहर निकालो, धनंजय मुंडे जी को। क्यों? और वाल्मीकि कराड़ साहब जो है वो दोनों डायरेक्टर हैं कंपनी के भी। रोज नया खुलासा। Now as you see the screen, Sarangi Mahajan is now, a lot of things are coming out and probably the people of BEAD see an opportunity to come out of this kind of जिस प्रकार से opposition कह रहे गुंडा राज चल रहा था वहां पर, उस गुंडा राज से मुक्ति पाने के लिए और चीज बाहर निकलने लगी। Very esteemed panel indeed. We have Sameer Bhagya साहब from the BJP. समीर भाग्य साहब नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे? जय सिया राम, जय सिया राम, कैसे हैं? और बस बढ़िया, जय सिया राम। कपिल ढोके साहब कांग्रेस, थैंक यू सो मच। और संजय द्विवेदी जी, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग संजय द्विवेदी साहब ऑन द शो। जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ढोके साहब शायद आपका मोबाइल चल रहा है साथ में, वो जरा बंद कर देना प्लीज। कपिल ढोके साहब, यस बोलिए सर, बोलिए। जी जी जी, साथ में कोई शायद किसी का भाषण सुन रहे थे आप, ढोके साहब और संजय द्विवेदी साहब, क्योंकि आप ढोके साहब कांग्रेस से हैं और आप जो हैं वो उद्धव ठाकरे सेना से हैं, इसलिए सबसे पहले मैं जाता हूं भारतीय जनता पार्टी के पास। सर, जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई है, मैं मानता हूं आप ये कहेंगे कि भाई देखिए कितनी डेमोक्रेटिक पार्टी है बीजेपी, आपके जो लोग हैं वो अग्रसर हैं धनंजय मुंडे के इस्तीफा का इस्तीफा प्राप्त करने में। ये क्या हो रहा है सर, जरा बताएंगे सर प्लीज। फडणवीस जी और जो राज्य के गृह मंत्री भी है, इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी होगा इसमें शामिल तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। एक एसआईटी का गठन हुआ है, इनको दोषी पाया जाएगा तो उसको हम मतलब कानून के हिसाब से तो उसको सजा मिलेगी। उसका पॉलिटिकल जो भी पद होगा या जो भी होगा वो तो उसको छोड़ना पड़ेगा, या उसको मुख्यमंत्री साहब ने बोला है कि इसमें किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार बहुत संवेदनशील है, जो घटना घटी है वो एकदम दुर्दैवी है और महाराष्ट्र में ऐसी घटना घटना हम सामान्य जी हो सबसे मिले हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें कोई व्यक्ति विशेष या कोई उसके मतलब रेसिग्नेशन का कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि जो पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ है और जो भी दोषी पाया जाएगा, जिसने भी अगर कोई एक्सटॉर्शन कर रहा है या कोई कुछ कर रहा है, तो आज देवेंद्र जी का आपको पूरा एक करियर पता है। देवेंद्र जी ने कितने चीजें क्लीन की। आज आपने देखा होगा नवी मुंबई में नशा मुक्त का अभियान देखा, और आप देखेंगे जब वो कोई योजना लॉन्च कर, लगता है कि जो बीड़ की घटना है उसका न्याय होगा और आरोपियों के सख्त की सजा मिलेगी। बाकरे साहब, द इंडियन नेशनल कांग्रेस 0.4%, मल्लिकार्जुन खड़गे लोवेस्ट इन 4 years, 4 साल का लोवेस्ट टच कर दिया है। एफडीआई 12 साल से कम लोवेस्ट पीक पे पहुंचे, लोवेस्ट एफडीआई इज कंसर्न्ड, बोला कि यू नॉट बीन। सर, मैं तो ऐसा बोलना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी जो है वो कंफ्यूज पार्टी हो चुकी है। ये जो फिगर्स कोट कर रहे हैं, आप देखिए जो भी इकोनॉमी में फिगर्स आते हैं, ये तो पूरे दुनिया, तो अगर जीडीपी का ग्रोथ नहीं रहता तो ये 11 से 5वीं कैसी हुई रहती। आज आप एफडीआई की बात कर रहे हैं, जो 10 साल में जो एफडीआई आया है भाई साहब, वो पिछले 24 साल में जितना नहीं आया उतना आया है, $704 बिलियन का है। तो आपको फिगर्स दिए जा रहे हैं। अब देखिए वर्ल्ड इकोनॉमी में आप इतना ज्यादा उथल पुथल हो रहा है, हर जगह प्रॉब्लम्स है, कुछ इकोनॉमी डिग्रो कर रही है और भारत देश सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आज चल रहा है पिछले 10-12 साल से। तो ये तो निर्मला जी और मोदी जी के नेतृत्व में हमने कोविड का भी अच्छे से समर्थन, अच्छे से फाइनेंशियल पैकेज दिया। तो आज जो उद्योग और सब लोग हैं वो जीएसटी का कलेक्शन देखिए। तो ऐसा, तो ये कहाँ से फिगर्स ला रहे हैं और किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं? मुझे तो ये लगता है कि ये कंफ्यूजन इनके भीतर है और इनके जो एडवाइजर्स है उनको भी देखना चाहिए कि आपका जो धोनी कैपिटलिज्म हुआ करता था बैंकिंग सेक्टर में,
मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं जानता हूं कि किस तरीके से लोन बांटे गए थे 2008 से 13 के बीच में, और उसका इम्पैक्ट ट्विन बैलेंस शीट पे आया और पूरी बैंक की बैलेंस शीट भी खराब हुई और कंपनी का मुनाफा उच्च स्तर पर है। इसके साथ ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन दिए जा रहे हैं, मुद्रा लोन आप देखिए 44 करोड़ लोगों को मिल चुके हैं, उसकी मर्यादा बढ़ाई है सीजीटी में। तो एक इकोनॉमी में जो आपकी खरगे साहब बात कर रहे, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। और आज आप देखिए एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े रिजर्व बैंक ने इशू किए हैं, उसमें भी वृद्धि दिखाई दी। तो हर जगह जब वृद्धि है तो ये किस तरीके की नकारात्मक राजनीति है, और मैं तो बोलना चाहूंगा नहीं लग रहा है। तो सर इस लग तो तरीके रहा से है सरकार जो मोदी सर जी ऐसा के नहीं नेतृत्व में चल है, रही है। लेकिन समीर बागे साहब एक चीज के ऊपर मैं जरा कंफ्यूज हूं, जो आपने बोला उस पर नहीं, जो खड़गे जी ने बोला उस पर हूं। तो मैं इन दी अप्रैल सितंबर 2024 क्वार्टर with the official figures have been released now, it is about $42.1 billion in just one quarter, मतलब सिर्फ 3 महीने में, और which is a 45% increase from this। आपका शायद फोन जो है म्यूट पर है सर, जरा प्लीज बोलिए ना डोके साहब। सर वी कांट हियर यू सर। हाँ अभी आई है आवाज आप। Yes, yes. जरा जोर से बोलिए। तो सर ये जो रिजर्व बैंक के फिगर्स आ रहे हैं वो तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। तो खड़गे साहब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है जरा बताइए ना। वो तो बता रहे हैं कि बड़ा बड़ा जबरदस्त आ रहा है फिगर्स, द एफडीआई इन इंडिया इज फैंटास्टिक। खड़गे साहब आजकल बोल रहे हैं कि एफडीआई जो है यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कम हो गई है, जीडीपी ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ की मेरे जो दोस्त अभी बोल रहे थे जी एफडीआई के फिगर ऐसे आ रहे वैसे आ रहे, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, इस देश में क्या चल रहा। अभी मैंने कुछ तो भी आपके समय बोलते समय सुना कि भीड़ का जो चालू है, परड़ी का जो चालू है, जी बिल्कुल बात सुनी है। इस वो किया एफडीआई में चल रहा, लेकिन इंडिया और भारत ये जो अपने देश में एक तफावत हो चुकी है वो भी देखना जरूरी है। मैं बोलता हूँ अभी भी आप कहाँ गुजर रहा है देखना चाहिए। भीड़ जैसा जिला, भीड़ जैसे जिले में आज क्या चल रहा है ये भी देखना चाहिए। दुरुस्त बात। देश की प्रगति कोई फिगर बढ़ाने से नहीं होती है। करेक्ट। देश की प्रगति होना चाहिए तो देश में संविधान के तहत जो भी रहना चाहिए, सुख शांति समृद्धता, हम करते हैं कि महाराष्ट्र का बिहार कहलाएगा। भीड़ में जो परिस्थिति निर्माण हो चुकी है वो भी भाजपा के लोगों ने, वो भी जो मोदी के आशीर्वाद से चलते हैं उन लोगों ने करी। इस देश का हर एक आदमी सुरक्षित है कि नहीं, इस देश में सर्वधर्म शांतता है कि नहीं, समभाव है कि नहीं, इसके तौर से हो सकती है। तो इसलिए भीड़ का भी उन्होंने बोलना चाहिए। जरा भीड़ के ऊपर उनको पूछो, कार्यवाही केल्या जाईल अशा पद्धतीचं बोलतात। वहां पे जब देवेंद्र फडणवीस जी आर पाटिल गृह मंत्री थे तब यही देवेंद्र फडणवीस जी आर पाटिल का इस्तीफा मांगते थे। एखादे जिले में मर्डर हुआ कि इस्तीफा देना चाहिए गृह मंत्री ने। वो संजय राठौर जब वहां गए इस्तीफा मांगने के लिए, बीजेपी के लोग रास्ते पे थे। अब धनंजय मुंडे का साथी वहां पे एक सरपंच की निर्घुण मर्डर करता है, वहां पे वो वीडियो कॉल पे देखता है। सबसे एक धनंजय मुंडे का इस्तीफा होने के सिवाय भीड़ का प्रकरण पूरा नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं बोल रहे भाजपा के लोग? यहाँ पे जब तुम्हारे मंत्री पे आती है तो तुम बोलते हैं कि दोषीवर कार्रवाई होईल, नियमाप्रमाणे होईल। ये बिल्कुल सही नहीं है। यही इनका नेता देवेंद्र फडणवीस करून ठेवलाय। त्यांनी इस्तीफा, त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे। आता कुठे गेली? अब कहाँ गई भाजपा वालों की नैतिकता? दुरुस्त बात। मगर बाकी कब पे इस्तीफा दो, मगर क्या एविडेंस है? मुंडे जी वही पूछ रहे कि एविडेंस क्या है मेरे खिलाफ। आप जब बोल रहे हो कि मैं इस्तीफा दे दूं, क्या कौन सा एविडेंस लेके आप बात कर रहे हो? मिलते हैं और दूसरे दिन वाल्मीकि कराड़ सीआईडी के ऑफिस में वहां पे सरेंडर करता है। क्या पर्सनल व्यवहारों में धनंजय मुंडे की मिसेस और वाल्मीकि कराड़ कितने व्यवहार में पार्टनर है? क्या धनंजय मुंडे के घर में काम करने वाला वाल्मीकि कराड़ सैकड़ों में धनंजय मुंडे को अंडर गारमेंट्स भी लेना पड़ा तो उसके बिल भी वाल्मीकि कराड़ पे करता है। ऐसी भीड़ में ये है। तो फिर अब क्या संबंध है? कैसे पूछ रहे? मालूम नहीं। बीजेपी वाले लोग महाराष्ट्र के लोगों को चूतिया बनाते समय वाल्मीकि कराड़ वीडियो कॉल पे देख रहा था, और वो वाल्मीकि कराड़ धनंजय मुंडे का पालतू कुत्ता है। ये पहले बीजेपी वालों ने और महायुति के लोगों ने मान्य करना चाहिए। सुन रहा, बोलिए सुन रहा। जो भीड़ में सबसे ज्यादा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और धनंजय मुंडे का इस्तीफा मांग रहे हैं वो तो बीजेपी के लोग हैं। मुंडे का इस्तीफा मांग रहे क्योंकि वाल्मीकि कराड़, धनंजय मुंडे और वो सरपंच के मर्डर का क्या रिलेशन है वहां के लोगों को मालूम है। मैं बीजेपी के अन्ना जो सुरेश अन्ना धस है उनके आभार मानना चाहूंगा कि सच बोलने की हिम्मत रखी। नहीं तो भाजपा में रह के सच बोलना प्रकरण सुरेश अन्ना को, जो लोग वहां के बीजेपी में है, उन सब लोगों को मालूम है। इसलिए तो भी ये सरकार
धनंजय मुंडे का इतना ये क्यों कर रही है, धनंजय मुंडे को इतनी राहत क्यों दे रही है? धनंजय और ताकत से होने के बाद क्या मुझे सरकार जो अपना महाराष्ट्र शासन है वो वाल्मीकि करार को कितना रिलीफ दे रहा? वाल्मीकि करार पहले दिन सीआईडी के ऑफिस में जाता, सीआईडी में सरेंडर होता, दूसरे दिन देवेंद्र फडणवीस का जमा है क्या वाल्मीकि करार? आप इसे बोलना चाहिए। ओबीसी को टारगेट कर रहे हो। तरह से मिला है। मैं बोलता हूँ ये भाजपा की सरकार मराठा द्वेष्टा सरकार है, जो संतोष दे जो साथीदार है उनको पीठ के पीछे ले रहे। लक्ष्मण हाके कपिल ढोके साहब, लक्ष्मण हाके आज आंदोलन पे आए, बोले कि ओबीसी समाज का है धनंजय मुंडे और ये ओबीसी को बचाने जा रहे हैं। लक्ष्मण हाके, गुणरत्न सदावर्ते, वो उसके बाद में वो प्राजक्ता माड़ी, ये लोग क्यों सामने आ रहे हैं? ये ओबीसी एक लोग की जान गई है वाल्मीकि करार। और उसके साहब एक चीज है इसमें, अभी आ रहा हूं द्विवेदी साहब, आप ही के पास आ रहा हूं, एक सेकंड। इसमें एक बहुत बड़ी चीज जो है वो मिस हो रही है, थोड़ी सी है, आ रही है, वो बात आ रही है लेकिन वो मिस हो रही है ढोके साहब। वो चीजें सामने आनी चाहिए ना। को 3 के 3.5 करोड़ का कोई रकम मांगा गया था किसी वो विंडमिल कंपनी से, ये सब क्या है? कंपनियों से एक्सटॉर्शन करते हैं, कंपनियों से खंडनी लेते हैं और कंपनी को बदनाम करने का, तकलीफ देने का काम वहां पे करते हैं। ये सरपंच संतोष देशमुख तो वो कंपनी के यहाँ पे गया, झगड़ा मिटाने को गया था जी, धस बोले, और वाल्मीकि करार 2 करोड़ रुपए लेने के लिए वहां पे था। उसके समय हुआ दंगा है, जब एक आदमी की जान गई। एक सरपंच जो आदर्श सरपंच था, उसकी ग्राम पंचायत देखते होंगे, जाके देखो कितने पुरस्कार मिले हैं। सरकार उनके जमाई बन के लाड़ कर रही है। That is awful. Now let's go across to Mr. द्विवेदी साहब, ये क्या सुन रहे हैं हम लोग? भीड़ में हर जगह पर मतलब कोई भी नई कंपनी आती है उसकी खंडनी होती है, एक्सटॉर्शन करते हैं लोग, ये क्या है द्विवेदी साहब? देखिए राजीव जी, बजाज जी, जी, प्रदीप जी, बोलिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भ्रष्टाचारी महाराज जिनके ऊपर यही आरोप भी आता हूं। अभी एक बात कही बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कि साहब जो भीड़ में हत्या हुई उसकी जांच होगी और जांच के बाद गिरफ्तारी होगी। ठीक, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, जांच के बाद गिरफ्तारी होगी। लेकिन जब ये इनके आदमी, ऐसा नहीं बोला, जांच होगी और उनको फांसी एक बार की सजा होगी। सुन लीजिए मेरा रिदम ना तोड़िए। जांच होगी, इन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात है। तो अजीत दादा पवार हुए, सुप्रिया सुले जिन पे 150 करोड़ रुपए का आरोप लगाया था, यह तमाम जिन पर ये आरोप लगाते थे, आज अजीत दादा पवार से 1200 करोड़ रुपए का वो चार्ज हट गया। उनकी शपथ जो हमारे दाऊद इब्राहिम के किसी साथी की साथ उन्होंने परचेज की, वो खोल दी। आज इनको भाषण याद आ रहा है, आज इनको याद आ रहा है। सब जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ही गिरफ्तारी होगी। अब एक तरफ इनका ये, आज सिंधे जी के खिलाफ परवेन घोटाले में जांच हो रही है, सिंधे के खिलाफ परवेन घोटाले में जांच हो रही, क्योंकि परवेन विभाग पिछली बार उनके साथ, इसलिए उस समय जांच नहीं हुई। आज क्या दिखाया जा रहा है कि साहब फर्नांडिस जी इतने ईमानदार आदमी है कि साहब वो सिंधे जी की भी जांच करा दे रहे हैं और सबकी जांच करा दे रहे हैं। अब आइए दूसरी बात पे, जो 10 साल मनमोहन सिंह ने राज्य किया, या 1991 में हमारे पास सोना गिरवी हो गया था। हमारा सोना गिरवी होने के बाद जिस तरह से उन्होंने देश को संभाला, देश की लगाया था, ये अंग्रेजों से भी ऊपर चले गए। इन्होंने जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उन पे भी जीएसटी इन्होंने लगा दी। स्वास्थ्य सेवाओं, स्वास्थ्य में दवाइयां हैं, और जो किसानों के ऊपर भी जीएसटी लगा दी। जो किसान ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं जीएसटी लगा दी। अब एक मध्यम वर्गी अगर अपनी कार बेचेगा, अब वो लगेगा नहीं लगेगा, उस पर भी जीएसटी लगाने की बात चल रही है। किसान वो बेचेगा तो उसमें 18% जीएसटी लगाएंगे। सर डिफरेंस इन प्राइस में सीधा बोलिए ना द्विवेदी जी। और आज आप 1 लाख की बेच रहे हैं, 1 लाख की आपने बेची है, लेकिन 14 लाख पे जीएसटी लगेगा। 14 लाख में जीएसटी लगेगा, बताइए आप। तो मध्यम वर्गी को ये, आज महंगाई आप देख लीजिए, जो मोदी सरकार 2014 से पहले कहती थी अब महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब महंगाई देख लीजिए, उस पर कोई नहीं किसी को बोलना। 52 रुपए डॉलर था रुपए का रेट जब मनमोहन सिंह जी 2014 में प्रधानमंत्री थे, वो सड़कों पे लेके चलते थे। आज क्या स्थिति है? कोई बात करने वाला नहीं है, ना कोई सरकार का मतलब है। द्विवेदी जी, क्या है? द्विवेदी जी, इंडिया अलायंस में हो क्या हो रहा है? दिल्ली इलेक्शन में उद्धव ठाकरे जी ने कहा वी सपोर्ट अनकंडीशनल, आम आदमी पार्टी को किया। उद्धव ठाकरे जी भी तो कांग्रेस के साथ क्या होगा?
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पूरी पूरी महाविकास आघाड़ी कि इनका गठबंधन क्यों नहीं हुआ, गठबंधन अगर नहीं हुआ तो क्या कारण उसका है मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन चूंकि दिल्ली में समर्थन देने जाते हैं, इसमें उद्धव जी ने जो कहा, बल्कि हमको भी कहना चाहिए कि वहां पे चुनाव प्रचार भी करना चाहिए। हमारे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को या माननीय उद्धव ठाकरे वाले हो दिल्ली में उद्धव जी नहीं, कांग्रेस खिलाफ है नहीं, मैंने क्या कहा, महाविकास सरकार इसमें केजरीवाल की है, वहां पे कांग्रेस सरकार होती है तो बात अलग है। हम वो डिस्कशन जरा लंबा हो जाएगा, एक सेकंड, लेट मी गेट दी, इसलिए मैं उस पर नहीं बोल रहा हूँ ज्यादा, जी जी आई इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट लेट मी गेट दी बीजेपी स्पोक्सपर्सन इन सर। वो क्या है कि आप दोनों ने, कांग्रेस ने और उद्धव ठाकरे सेना दोनों ने, आप हर एक को जानता है, ही इज अ वेरी सॉलिड मैन, लॉट ऑफ इंटेग्रिटी, एवरीबडी लाइक्स हिम, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इस्तीफा दो, तो आज की तारीख में धनंजय मुंडे का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हो सर, बताइए सर। देखिए, पहले तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उन्होंने बेबुनियाद आरोप देवेंद्र जी पे किए हैं ना। वो जो उन्होंने बोला कि पुलिस स्टेशन में नए पलंग आए, इसको सरकार ने क्लैरिफाई किया है, वहाँ एडिशनल फोर्सेस जो आई थी उनके लिए पलंग लाए गए। तो ये कैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो कांग्रेस पार्टी चल रही है, आपने अभी बताया कि उन्होंने बोला था कि जीडीपी एफडीआई सबसे कम हुआ है, तो आपने खुद ही आंकड़े बताए कि जीडीपी एफडीआई सबसे ज्यादा आया हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री है उन्होंने बोला, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने खुद ही बोला है कि हमारे भाजपा के वहां के आमदार जो है सुरेश दस जी वो खुद ज्यादा सबसे आंदोलन कर रहे हैं। तो ये विपक्ष के लोग है कहाँ, जहां अन्याय हो रहा वहां भी तो सत्ताधारी पार्टी खड़ी है किसी के साथ। तो अब ये भाजपा में मैंने बोला एसआईटी हुई है देवेंद्र जी ने, आप देखिए बीड़ हो या कहीं भी महाराष्ट्र में अभी कोई माफिया कोई भी थोड़ा सा भी सर उठा ले, ड्रग्स का कोई मामला हो, देवेंद्र जी की आप एक्शन देखिए। तो ये जो देवेंद्र जी पे जो निष्कलंक आदमी है, इन पे कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ भी अनाप शनाप आरोप लगाते हैं। तो मैं तो सर लेकिन दो चीजें हुई हैं बहुत बहुत जबरदस्त। सुनिए सर ना, अभी मैं सर आपकी बात मानता हूं, आप बोलिए द्विवेदी साहब, एक सेकंड प्लीज प्लीज। देखिए, भीड़ का जो मामला है, जो कंपनियों का एक्सटॉर्शन हुआ होगा, जो चीजें सामने आ जाएगी, आप देखिए देवेंद्र जी की जो मतलब एक्शन मोड पे है, आप देखिए देवेंद्र जी सर कहीं ऐसा तो नहीं है समीर बाके साहब कि जान करके आप लोगों ने यहां से कह दिया हो अपने भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई को कि भाई आप एजुकेशन कीजिए, क्योंकि आप जो हैं अजीत दादा पवार को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है? बोलिए सर बाके साहब। देखिए सर, इट विल बी ट्रिवियलाइजिंग अ सीरियस क्राइम इफ वी थिंक लाइक दिस। जैसा आज इतना बड़ा मतलब इतनी जो हत्या हुई है, हम सब उसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि ऐसा कोई उस पर राजनीति हो रही है, हम तो बिल्कुल राजनीति नहीं कर रहे। हम तो ये बोल रहे हैं कि उसमें जो भी लिप पाया जाएगा उसकी इंक्वायरी तो चली रही है, उसके ऊपर एक्सटॉर्शन भी जहां जहां कंप्लेंट आएगी। आपने देखा है देवेंद्र जी ने अभी जो 7 मुद्दे दिए, उन्होंने क्या लिखा है उसमें कि उद्योजक को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपने खुद पढ़ा होगा, उन्होंने अभी जो 7 की प्रायोरिटीज लिया है। तो जो इंडस्ट्रियल आज मिस्टर ढोके कुछ बोल रहे हैं, यू नो बाके साहब, आई वांट टू आस्क यू बिकॉज यू कांग्रेस का कहना है कि यू हैव बीन एंटी अंबेडकर जी के खिलाफ आप हमेशा बोले, आप महात्मा गांधी के खिलाफ हमेशा बोले, आप रिसेंटली जिस प्रकार संविधान के खिलाफ बोलने लगे, तो कांग्रेस ने कैंपेन चालू कर दिया है जय भीम, जय संविधान, जय बापू, और जय बापू। तो महात्मा गांधी को लेकर, बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर, संविधान को लेकर कांग्रेस हर जिला में चौपाल करने वाले हैं, बिकॉज टू प्रोजेक्ट कि आप कितने एंटी हो तीनों के, अंबेडकर जी के, संविधान के और महात्मा गांधी जी के। हाउ आर यू गोइंग टू रिएक्ट टू दैट? सी मतलब कांग्रेस पार्टी अगर संविधान की बात करे तो इससे बड़ी मतलब डुप्लीसिटी नहीं रहेगी। जो पार्टी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई संविधान को सस्पेंड करके, इनके पार्टी में तो एक ही परिवार राज करता है ना, कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? अपने पार्टी के अंदर ये संविधान नहीं कर सकते, और हमारे यहाँ तो पार्टी में भी संविधान को माना जाता है और देश को चलाने में भी संविधान माना जाता है। इन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर जो भारत रत्न था, उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को दिया। जब भाजपा सपोर्टेड सरकार केंद्र में आई तो 43 साल बाद हमारे महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को सम्मान मिला। कांग्रेस ने इनको 2 बार लोकसभा चुनाव हराया है। कांग्रेस ने कभी जहां उनकी जो भी पवित्र भूमि है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो भी पवित्र स्थल है, उसको बीजेपी ने सम्मान किया है।
तो मुझे तो ऐसा लगता है कांग्रेस ने संविधान की बात करना, यानी देखिए कितना हास्यास्पद है। ना कुछ कभी संविधान को इन्होंने खुद फॉलो किया है, ना देश में संविधान फॉलो किया है। इन्होंने तो देखिए इमरजेंसी लगाई। समीर बागे साहब ये बात बिल्कुल ठीक है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं उनके सामने उन्हीं का सेक्रेटरी, उनके खुद का सेक्रेटरी जो है वो कांग्रेस टिकट पर खड़ा था और वो जीता। लेकिन आखिर तक कांग्रेस वेटेड कि बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं वो कांग्रेस के सिंबल पर इलेक्शन लड़े, लेकिन उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और समथिंग लाइक दैट, यूनाइटेड शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तो वो उससे लड़ना चाहते थे, 2 बार वो हारे। लेकिन उसके बाद सर राज्यसभा में भी तो उनको कांग्रेस नहीं भेजा ना, आपकी पार्टी तो थी नहीं वहां पे। राज्यसभा में जितने भी इस जगह से, उस टाइम तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, यहां से जितने भी वोट थे कांग्रेस के, वो सब के सब बाबा साहब अम्बेडकर को गए। अगर कांग्रेस ऐसा करना चाहती, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ वास्तविकता में होती, तो उनको राज्यसभा में क्यों भेजती? और उसके पहले उनको कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन क्यों बनाती? अब आप बोलें सर, बोलिए बाकी साहब प्लीज। देखिए कैसा है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो पर्सनैलिटी थी वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव और मतलब हर चीज में ज्ञानी थे, तो कांग्रेस ने पूरी कोशिश की उनको दबाने की हर बार। लेकिन उनको जब पता चला कि जनता में निगेटिव मैसेज जा रहा है, तो इन्होंने थोड़ी सी लिपापोती करने के लिए 2-4 चीजें कर दी। अब मुझे बोलने की भी हद है भाई। आप मुझे बताइए ना, अब मुझे बताइए सर आप देखिए भाई भाई साहब मुझे बोलने दीजिए, आपके संविधान इमरजेंसी आपने लगाई, इमरजेंसी सब आपने लगाई है। दूसरा बताइए कि बाबा साहब के अम्बेडकर आपके संविधान में वह कानून है क्या? वह कानून था क्या भाई साहब? बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में 370 हटाया किसने? तो ये कैसे है द्विवेदी जी, आप अभी थोड़ा शांत रहिए। आप यही कांग्रेस पार्टी थी कि हम दुकान बंद कर देंगे, बाला साहब के विचार आप छोड़ चुके हैं, आपको शोभा नहीं देता ये बात करना। आपने कांग्रेस के साथ दामन थाम के बाला साहब की लेगेसी का अपमान किया हुआ है। आप अभी उद्धव ठाकरे साहब अभी कॉर्पोरेशन में भी अभी कोई उनको हम सही देखिए राजू साहब ऐसे तो डिबेट नहीं होगा। मैं शांत रहा था इसके बोलेंगे और कोई भी चीज का मैं जवाब दे रहा हूँ। द्विवेदी जी द्विवेदी जी इनको टोक सकता हूँ बीच में, एक शब्द नहीं बोलने दूंगा अगर मैं भी टोकना चालू किया तो। सर नो ये गलत चीज है सर। बाकी साहब आपने जो कहा, वो आ गया। द्विवेदी साहब दिस इज नॉट राइट। द्विवेदी साहब आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। संजय द्विवेदी साहब ये क्या है? आप बाला साहब के विचार को छोड़ के कांग्रेस का दामन थामे। राहुल गांधी बार-बार सावरकर जी को गाली देते हैं, फिर भी आप उनके साथ बैठे। शर्म आनी चाहिए आपको। सावरकर जी का अपमान जब कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, कपिल ढोके साहब, किस तरीके की राजनीति कपिल ढोके साहब, जेंटलमैन प्लीज, आई वुड लाइक कपिल ढोके साहब टू से समथिंग। कपिल ढोके साहब, क्या परवनी का जो if the debate is conducted in this manner, please you have to control as an anchor. We'll try our best, sir. But as you know, everybody has the right to say whatever they want. As far as we are concerned, we can only request people. That's it, including you, including everybody. I will also talk in between when Sir, he's speaking. I hope you don't. This is not the way a civilized. I agree with you. I don't disagree, sir. I agree with you. I am with you. So you should stop him. We when will. he's, We are trying our best. We are trying our best, sir. We are trying our best. Divedi ji. बंद हो जानी चाहिए अभी तक। द्विवेदी जी, बंद होनी चाहिए अभी तक। द्विवेदी जी, बोला था आपकी पार्टी बंद करने के लिए। संजय द्विवेदी जी, सामने के बाद आपकी पार्टी संजय द्विवेदी जी, कपिल ढोके को बोलने देंगे या नहीं आप? संजय द्विवेदी जी, क्या आप कांग्रेस प्रवक्ता को बोलने देंगे सर? You wanted to speak on कपिल ढोके साहब, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये आप हर डिस्ट्रिक्ट में चौपाल लेने वाले हो। ये बीजेपी का कहना कि जय संविधान की बात करते करते आपको रिजेक्ट कर दिया। महाराष्ट्र हार गया, हरियाणा हार गए, अब फिर भी वही संविधान, अंबेडकर जी, वही बापू को, महात्मा गांधी को लेके चल रहे हैं। कपिल ठीक है, मैं क्या बीजेपी के प्रवक्ता कौन है, उनका नाम प्लीज बताएं। समीर बाकरे साहब, समीर बाकरे जी। हाँ, समीर बाकरे जी।
हार गए ठीक है, जनता का मैंडेट है, हमने स्वीकार कर लिया। कैसे हारे, वो कैसे जीते, इसके बारे में मैं कोई उसके बीच में जाना नहीं चाहता। पहली बात, क्या क्या किया जीतने के लिए, क्या क्या अलग तरीके वापरे, क्या क्या लोगों को चॉकलेट वहां उस इलेक्शन के समय दिया, कौन से तरीके से पैसे बांटे, क्या सब सब जो जीत गया वो सिकंदर करके हमने हमारी हार मान्य कर ली। लेकिन उसके बाद भी भाजपा के लोग झूठ बोल लेकिन डट के बोल, ये जो उनका ये है वो उन्होंने बदलना चाहिए। मैं तो देवेंद्र फडणवीस जी को देख रहा हूँ, देवेंद्र फडणवीस जी ने अब ये 1 महीने में, संजय जी मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने झूठ बोलना थोड़ा कम कर दिया। क्या क्योंकि सिर्फ उन्होंने ली, उनको क्या मालूम महाराष्ट्र के लोग हैं, वो संभल गिरते गिरते संभल गए, इसलिए वो अब उन्होंने कुछ बदलाव उनके व्यक्तिमत्व में कर लिए, उनको मालूम है। लेकिन उन्होंने जो बदलाव उनके खुद के व्यक्तिमत्व में कर लिए, वो उनके सहयोगी जैसे समीर बाकड़े जी है और कोई लोग होंगे, उनको बताया कि नहीं बताया मुझे मालूम नहीं। क्योंकि अब बात चल रही संविधान के बारे में, बाबा साहब आंबेडकर जी के बारे में। बाबा साहब जी के बारे में कौन बोले? अरे जो लोगों ने 2014 के समय हिंदू मिल में बाबा साहब आंबेडकर का स्मारक बनाएंगे ऐसा बोला था, जो देश के बौद्ध अनुयायी, बाबा साहब के जो अनुयायी, उनकी एक इच्छा है कि हिंदू मिल में बाबा साहब का स्मारक होना चाहिए। जो देवेंद्र फडणवीस वहां पे गए, भाजपा के लोग गए, उन्होंने भूमि पूजन किया। 10 साल हो गए, एक पत्थर भी नहीं लगा, भाजपा के लोगों को दिखता नहीं। ठीक है, चुनाव होता होगा, बाबा साहब आंबेडकर जी को चुनाव में कांग्रेस के कैंडिडेट के सामने बाबा साहब हारे होंगे, कुछ भी हुआ होगा, लेकिन जब देश की राज्य घटना बनाते समय बाबा साहब जी की जरूरत थी, बाबा साहब के टैलेंट की जरूरत थी, तब बाबा साहब को राज्यसभा में कांग्रेस के टिकट पे ही लिया गया। ये क्यों नहीं बताते ये लोग? बाबा साहब आंबेडकर जी को भारत रत्न हमने दिया, उपकार किया। बाबा साहब आंबेडकर जी देश के नेता है, विश्व के नेता है, उनको भारत रत्न दिया, ठीक है। लेकिन जो भारत रत्न बाबा साहब को दिया, वही भारत रत्न 2014 से कौन से लोगों को दिया, और भारत रत्न का अपमान करने का काम इन लोगों ने किया है। एक तरफ बाबा साहब को भारत रत्न, दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न। भारत रत्न की गरिमा खराब करने का काम भी भारत रत्न आपकी सरकार ने दिया। बाकरे साहब आप भी वही कर रहे हैं। बाकरे साहब, ढोके साहब ने आपको इंटरप्ट नहीं किया, ढोके साहब ने आपको इंटरप्ट नहीं किया। भारत रत्न इनके सरकार ने दिया है। समीर बाकरे साहब प्लीज प्लीज मुझे पूरा करना दीजिए। ढोके साहब बोलिए बोलिए प्लीज। भारत रत्न की गरिमा भी कम करने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भारत रत्न, क्या काम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बाबा साहब आंबेडकर जी के तहत? भारत रत्न की गरिमा कम करने का काम भी इन लोगों ने किया है। रही बात संविधान की, तो इस देश का संविधान बनाने में, इस देश का संविधान आगे बढ़ाने में, इस देश में संविधान इंप्लीमेंट करने में कांग्रेस ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन संजय जी, भाजपा के समीर बाकड़े जी को बताना चाहिए, भाजपा के कई सांसदों ने संविधान बदलने की भाषा जाहिर की है, जाहिर लोगों के सामने की है। वो हेगड़े नाम का कोई सांसद था, केंद्रीय मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, संविधान बदलना है जी, 400 पार काय के लिए, संविधान बदलने के लिए। लल्लू सिंह जी ने भी कहा, अयोध्या के लल्लू सिंह जी ने भी कहा, करने का काम भाजपा के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ मुंह दिखा रहे, कांग्रेस की तरफ उंगली दिखाने का कोई उनको अधिकार नहीं है। भाजपा संविधान की मारेकरी है, भाजपा ने संविधान को बदनाम किया है। महाराष्ट्र में जो चालू है, देश में जो चालू है, हर जगह। मणिपुर में क्या हुआ, महिलाओं को सुरक्षा संविधान नहीं देना चाहती, इनका पंतप्रधान उस पर बोलता नहीं। आंदोलन करने का अधिकार संविधान ने दिया है, हर एक आंदोलन को धड़पने का काम भाजपा वाले कर रहे। किसानों का आंदोलन चालू है, गए मोदी जी, गया कोई तो भी, कोई लेन देन नहीं, सिर्फ इलेक्शन जीतना है, चुनाव जीतना है, मेजोरिटी आने के बाद देश को लूटना, एक ही ध्येय भाजपा। डोके साहब एक चीज, एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, डोके साहब एक सेकंड। संविधान महात्मा गांधी करेक्ट बोलने का उनको अधिकार नहीं है, दुरुस्त बात है। लेकिन डोके साहब क्या है कि इसमें हम लोग परभनी भूल गए हैं। बीड़ के ऊपर बात करते करते सर, परभनी की भी जो घटना है वो तो बड़ी दुर्दैव है ना सर। बिल्कुल, कस्टोडियल डेथ हुई है, गए परभनी के संतोष देशमुख के यहाँ पे, समीर बाकड़े जी, कस्टोडियल डेथ हुई है सर। दिस इज समीर बाकड़े जी, मेरा आपको सवाल है, देवेंद्र फडणवीस जी परभनी के वो मेश्राम के घर को गए क्या? गए देवेंद्र फडणवीस जी? गया कोई भाजपा का लीडर? राहुल गांधी जी दिल्ली से आए, शरद पवार जी गए, वो जाके आए, परभनी का जो आंदोलक कस्टडी डेथ में मारा गया उसके घर को जाके आए, सांत्वन करके आए, उसको बोला कि आपका लड़का संविधान के लड़ाई में मर गया है,
संविधान रक्षा की लड़ाई में मर गया है, उसके साथ हम खड़े हैं। जाके आए राहुल जी, भाजपा के लोग गए, देवेंद्र फडणवीस गए। संविधान पे बात करने का अधिकार इन लोगों को नहीं है, ये भी बोल रहा हूं। जी, अब इसके पहले कि मैं द्विवेदी साहब के पास जाऊं, भाकरे साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? आपसे डायरेक्ट सवाल पूछे थे डोके साहब ने। देखिए, मैं बोलना चाहूंगा परभणी की जो घटना हुई है, आप देखिए आज भी प्रकाश अंबेडकर जी देवेंद्र जी से मिले हैं और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई उसमें न्यायिक जांच हो रही है। मतलब मेरा ऐसा कहना है कि अगर कोई चीज गलत हो रही है तो उसकी सख्त कार्रवाई हो, तो अगर आप सख्त कार्रवाई ना करें तो आप सरकार को दोषी पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर कानून के हिसाब से कार्रवाई हो रही है, संविधान के हिसाब से कार्रवाई हो रही है, उसमें किसी को बख्शा नहीं जा रहा है, तो ये तो सरकार का यही काम है ना। तो इसमें देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार में कोई गलत काम होने ही नहीं देंगे वो, क्योंकि उनका भी जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वही आज का नहीं है। मैं डोके जी को बताना चाहूंगा, वो 35 साल से छोटी उम्र से राजनीति में है, उनका एक एथिकल पूरा जर्नी रहा है। तो आज कोई भी आरोप देवेंद्र फडणवीस पे नहीं हुए। आपके राहुल गांधी जो वो आप है, वो अभी तो कोर्ट से बेल से बाहर है ना, नेशनल हेराल्ड जो मामला है उसमें बेल पे है। तो ऐसे व्यक्ति सर वो प्राइवेट कंप्लेंट है सर, गवर्नमेंट की नहीं है सर, वो गवर्नमेंट ने केस नहीं किया है, वो सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है। लेकिन किसी का भी केस है ना, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद बेल तो लेनी पड़ी ना। सर वो तो मैं भी बेल पे हूँ सर, मैं 86 केस में बेल पे हूँ। भाकरे साहब, अरे भाकरे साहब 1 सेकंड सर 1 सेकंड, सॉरी सर, बेल पे बाहर होना कोई बड़ी बात नहीं होती, he has not been convicted yet। लेकिन यहाँ पर मैं छोटी सी बातें कहना चाहता हूँ परभनी के ऊपर, अगर आप प्लीज कमेंट करें। भाकरे साहब, you are a very sensible man, you are a very sensible man। सर please hear me for just 10 seconds, after that you can continue। Only one sub inspector and another constable has been suspended, that's all। No other action has been taken in the Parbhani matter। सर पूरे पुलिस स्टेशन को मतलब सस्पेंड करना चाहिए था ना उनको। अब आप बोलें सर प्लीज। सर मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको पूरी अभी पुलिस की थोड़ी इंक्वायरी होती है, जब कस्टोडियल डेथ होती है तो न्यायालयीन इंक्वायरी होती है। तो जो इंक्वायरी में जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब मुझे बताइए, प्रकाश अंबेडकर जी भी आज मिले, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि जो सरकार कार्रवाई कर रही है हम उससे सेटिस्फाइड है। तो आप देखिए कि जो भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए उससे ज्यादा सख्त कार्रवाई देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। आपने खुद ही बोला है, मैं देवेंद्र जी को इतने साल से जानता हूँ सर। तो क्या आपको लगता है कि देवेंद्र जी कोई ऐसे प्रकरण में किसी को बचाने की कोशिश करेंगे? ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। देवेंद्र जी तो नहीं करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। देवेंद्र जी गृह मंत्री है सर, बाकी सबका मुझे मालूम नहीं है सर। देवेंद्र जी गृह मंत्री है राज्य के। भाकरे साहब, इट वाज एविडेंट जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। जो पहले एक्शन लेने में जितना वक्त जा रहा था, सब लोग देख रहे थे क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा था। नहीं सर, करार को पकड़ने भी नहीं है, डिनाइड भी नहीं रहेगा। आई प्रॉमिस एंड आई कमिट ऑन बिहाफ ऑफ और एंटायर गवर्नमेंट इन बोथ द केसेस इन बीड एज वेल एज परभनी, द हाईएस्ट ऑथोरिटीज हैव टेकन वेरी स्टर्न एक्शन एंड नो वन, आई एम रिपीटिंग अगेन, no one found guilty will be spared at all, be it extortion, be it any unfortunate murder it has taken place or any other matter। So now you will see that complete overall will be there wherever there mafia raj। So मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इसमें कुछ भी कोताही नहीं बरती जाएगी। द्विवेदी जी, एकनाथ शिंदे जी ने फिर उद्धव ठाकरे जी को याद दिला दिया कि देखो बाला साहब ठाकरे जी का विचार लेकर जो आ रहे हैं वो लोगों ने चुन के दे दिया। 57 सीट्स एकनाथ शिंदे जी और 20 सीट उद्धव जी। आप फिर भी वो जो उसूलों से आप दूर हो गए, बाला साहब ठाकरे जी के आदर्श से आप बहुत दूर हो गए। एकनाथ शिंदे जी ने चेतावनी दिया है, आप टोटली वाइप आउट हो जाओगे और दो ही लोग आपके साथ रहेंगे। आप इसी प्रकार से बाला साहब ठाकरे जी के विचारों से दूर, भले आप परभणी के मैटर उठा दिए, उद्धव जी बीड़ जाने वाले थे वगैरह वगैरह, बट आदर्शों से बहुत दूर हो द्विवेदी जी, एकनाथ शिंदे जी का कहना है। शिंदे की बात करूंगा प्रदीप जी। हाँ। उससे पहले मैं एक बात कह दूं, राहुल गांधी जी बेल पे हैं, केजरीवाल जी बेल पे हैं जी, और हेमंत सोरेन भी बेल पे है, बेल पे। और तड़ीपार हमारा जो है गृह मंत्री है अमित शाह, तड़ीपार हमारा गृह मंत्री है सर। था अभी केंद्रीय गृह मंत्री हमारा तड़ीपार है सर, अभी नहीं है सर। तड़ीपार को गृह मंत्री रखा गया है, वित्त मंत्री जिन पे जबरन वसूली का आरोप, वो वित्त मंत्री जबरन वसूली का आरोप है भैया। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जबरन वसूली करने का आरोप,
मेरे को वित्त लगता मंत्री, द्विवेदी जी कौन सी भाई दुनिया वाह, में रह रहे वो पता वित्त नहीं, मंत्री, और किस अरे टाइप के भैया आरोप की शर्म बात कर करो, रहे हैं। Sir, we'll शर्म come back to you, करो, Mr. शर्म Bhaker. करो। Mr. Bhaker, भाई भी I'll give you ample पार्टी- opportunity. Please don't वित्त worry. मंत्री 70 साल में ऐसा नहीं हुआ कि वो जबरन वसूली करके चंदा इकट्ठा करे। तड़ी पार गृह मंत्री, वाह भाई शर्म करो। अब आ जाइए, कम से कम इस देश में कितना 4 गुना ज्यादा आज की डेट में हमने ऋण ले लिया है। ये सरकार का काम होता है क्या? 4 गुना हमने ऋण लिया हुआ है। 2014 में कितना ऋण था, आज कितना ऋण है देश के ऊपर? बच्चा बच्चा ऋणी हमारे देश का। क्या यही सरकार चलाने का फार्मूला होता है? देश को बेचने का फार्मूला होता है? कितनी पीसीओ जो है माननीय मोदी जी ने अभी तक लगाई इस देश में, जिससे लोगों का भला होता, जिससे लोगों को नौकरियां मिलती। कितनी पीसीओ लगाई? हाँ, बेचने का काम जरूर किया, चाहे एयरपोर्ट बेचने का काम हो, चाहे बंदरगाह बेचने का काम हो, चाहे वो पीसीओ बेचने का काम हो, चाहे रेलवे में अपने मित्र डालने का काम हो। ये काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं मोदी जी। तो ये तो देखिए ना कि जो कोयले के इंजन चल रहे थे, आज इलेक्ट्रिकल इंजन चल रहे हैं। सुई से लेके हवाई जहाज बन रहे हैं। क्या मोदी जी बनवा रहे हैं? मोदी जी ने बनवाए। द्विवेदी जी, मिस्टर ढोके wants to leave. द्विवेदी जी, ढोके साहब को किसी मीटिंग में जाना है। ढोके साहब को किसी मीटिंग में जाना है। ढोके साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कपिल ढोके साहब, थैंक यू ढोके साहब, थैंक यू, धन्यवाद आपको। थैंक यू आपने यहाँ पे आए, जय हिंद। आपने अच्छा झूठ बोला। Thank you झूठ so के much. लिए आपको, जुमले के लिए कांग्रेस आपको आपके साथ ही सर, आप ऐसे- कपिल ऐसे ढोके झूठ साहब को बोल जाना है सर। कपिल ढोके साहब कांग्रेस के हैं। समीर भाटिया साहब यही हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता को बोल रहे हैं। झूठ बोलते रहो द्विवेदी जी, भाई। आपके मुंह से आखिर सच निकल गया। क्या बात है आपने साहब। कांग्रेस के प्रवक्ता को झूठ बोल दिया है। कपिल ढोके साहब, मैंने थैंक नहीं यू। बोला, मैंने आप जा रहे हो, आप जा रहे हो, मैंने आपके लिए बोला। मेरा आप भी नाम जा रहे हो ना? ढोके नहीं है, मेरा नहीं, नाम भाकरे समीर साहब भाकरे यही है। हैं। कपिल ढोके साहब जा रहे हैं। मैं समीर भागड़े के लिए बोल रहा हूँ। समीर भाकरे साहब यही है सर। हाँ, समीर भागड़े के कपिल लिए ढोके बोल रहा हूँ। साहब, धन्यवाद आपको। कपिल ढोके साहब, झूठ थैंक यू बोलने वेरी के मच लिए। फॉर जॉइनिंग अस। सो नाइस ऑफ यू। जी राजू जी, बोलिए। राजू जी, संजय जी, समीर जी और सब लोगों को मैं फिर से एक बार शुक्रिया कहता हूँ। मुझे आज एक अत्यंत महत्व के काम से जाने की वजह से मैं आपसे 10 मिनट जल्दी जा रहा हूँ। आपकी डिबेट ऐसी चली थैंक यू है। वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. चलो, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। नमस्कार। जय हिंद। जी द्विवेदी जी, आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज गो। हाँ, मैं कह रहा था सर जी कि देश में जिस तरह से, अब देखिए मनमोहन सिंह भी थे प्रधानमंत्री, जी 1991 में थे जब हमारा सोना गिरवी चला गया था। उस समय वो थे, उन्होंने इस अर्थव्यवस्था को कितने सही ढंग से देश पटरी पे लेके आए, सोना वापस लेके आए। आज क्या स्थिति सर है? हम विश्व विरुद्ध बन रहे हैं। यहाँ भी कागजों में बन रहे हैं, वहां भी कागजों में बन रहे हैं, यहाँ भी कागजों में बन रहे हैं। लेकिन अगर आप जमीन में हकीकत देखें, चाहे महाराष्ट्र की देख लें, चाहे उत्तर प्रदेश देख लें, चाहे बिहार की देख लें, जो महंगाई है, अब अगर उस समय भी क्रूड ऑयल जो था 4 गुना ज्यादा था, तब भी 50 रुपए लीटर हमारा तेल था। आज क्रूड ऑयल 4 सस्ता हो गया, 4 गुना सस्ता आज रेट में। और हमारा पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो कहाँ जा रहे हैं? अगर सब्सिडी मनमोहन सिंह दे रहे थे, तो सब्सिडी देने के बाद अगर 450 में गैस सिलेंडर दे रहे थे तो क्या गलत कर रहे थे? मध्यम वर्गीय के लिए क्या गलत था ये? लेकिन आज क्या है, सब्सिडी आ रही 20-5 रुपए, और हमारा सिलेंडर कितने का मिल रहा? 1000 रुपए का, पेट्रोल 100 रुपए का। तो मैं वही कह रहा हूं, अगर आप 2010 साल जो 2014 तक 10 साल जो थे और ये 11 साल की अगर आप तुलना करें देश में, स्पष्ट रूप से आप देख लीजिएगा। द्विवेदी जी, स्पष्ट रूप से आप तुलना करके मोदी देख लीजिए। साहब ने लिस्ट दिया है, मैं 10 साल में क्या क्या किया। बोले 74 एयरपोर्ट था जब मैं टेक ओवर किया, मैंने 150 एयरपोर्ट बनाए, डबल। मेट्रो नेटवर्क से 5 सिटीज में जा रहा था, आज 21 सिटीज में जा रहा है। मोदी साहब कह रहा है हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत। मुझे 10 सेकंड दी पहले, मैं 10 सेकंड दी थी। हाँ बोलिए। सर, मोदी साहब ने 150 बनवा दिए, लेकिन उन्होंने, सरकार ने बनवाए थे, आपने उसका दाम बढ़ाया किया है। आपने कोई नई चीज नहीं बनाई। आज कोयले की इंजन से जो चल रही थी रेल, आज इलेक्ट्रिकल इंजन से चल रही है। ये अचीवमेंट होती है। आयुर्वेदिक संस्थान बने, ये अचीवमेंट होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, ये अचीवमेंट थी। IIT बनी, IIM बने, ये अचीवमेंट था। आपने ऐसा कौन सा नया काम करके दिखाया? एक महंगाई बेरोजगारी के अलावा
महंगाई देखिए, आप जो चीज उन्होंने की, अगर सड़क उन्होंने 2000 किलोमीटर बनाई थी तो आपने 2500 किलोमीटर कर दी। रेल पटरी अगर उन्होंने 2000 किलोमीटर डाली थी तो आपने 2500 किलोमीटर कर दी। तो आपने सिर्फ एक्सटेंशन किया है ना, नहीं कोई नई चीज तो डेवलप नहीं की ना। जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने नई चीजों को न्यूक्लियर वाला था आपका, सब अमेरिका मना कर रहा, सब मना कर रहा था। मनमोहन सिंह ने किया कि नहीं किया बताइए? तो नया काम था। इंदिरा गांधी बांग्लादेश वाला कराया, नया मैं काम जवाब था। दे दूं नाम्बियार जी। बोलिए बोलिए One second, one नए second, काम sir. थे। Sir, आप before I come to नया you, डेवलपमेंट sir, संजय द्विवेदी साहब, एक छोटी सी वन स्मॉल क्लैरिफिकेशन। आप गोल्ड की बात कर रहे हैं, आज की तारीख में इंडिया गोल्ड रिजर्व इज एट इट्स हाईएस्ट, सबसे ज्यादा है अभी इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व है पूरी हिस्ट्री में। हमारी हिस्ट्री में इस वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद वो है ना, क्या है वो, कौन सी पिक्चर आई थी सर, वो जंजीर आई थी पिक्चर में, वो बिल्ला नंबर 786, वो अमिताभ बच्चन जो बनते हैं आज की तारीख में। मुझे पता है 91 के बाद आज सर 786 मेट्रिक टन गोल्ड सर 786 टन है गोल्ड का भी हिंदुस्तान के बाद। और दूसरी सर और बात सुन लीजिए, द्विवेदी साहब आप बोलिए ना, द्विवेदी साहब आप बोलिए ना, सबको मालूम है मनमोहन सिंह जी वापस लेकर आए गोल्ड, जो गिरवी था वो वापस आया हिंदुस्तान में। लेकिन सर द्विवेदी साहब जी प्लीज द्विवेदी साहब वापस लेके आए। बाकरे साहब 1 सेकेंड बिफोर यू स्टार्ट। सर ये बार बार कहा जाता है पेट्रोलियम प्राइसेस आर वेरी हाई, पेट्रोल प्राइसेस आर वेरी हाई, डीजल प्राइसेस आर वेरी हाई। सर आपको मालूम है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऑयल प्राइसेस पे, यानी पेट्रोलियम और डीजल प्राइसेस पे ऑयल बॉन्ड दिए थे, ऑयल सब्सिडी बॉन्ड्स, जिसका इंटरेस्ट हर 3 साल के बाद नई सरकार को देना पड़ता है और वो 1 लाख करोड़ से ऊपर आता है सर, ये भी बता दूं आपको। अब आप बोले पाकड़े साहब प्लीज। सर द्विवेदी जी को मतलब सीनियर है, मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि इकोनॉमी के बारे में इनकी समझ मतलब सच्चाई से कोसों दूर है। अब ये जो बात कर रहे हैं कि 1991 के, तो आपके 1991 में तो आपके बाला साहब ठाकरे मनमोहन सिंह को अलग अलग तरीके से बात करते थे। दूसरी बात, जो जीडीपी का और जो डेट रेशो है वो दुनिया में सबसे कम है। अब ये 10 साल पहले का कर्जा और आज का कर्जा कंपेयर कर रहे हैं भाई साहब, 10 साल पहले की जीडीपी और आज की जीडीपी कंपेयर करेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि कर्जे का जो परसेंटेज है वो सेम उससे नीचे आया हुआ है। दूसरी बात, इतनी जो इन्होंने नई नई चीजें खोजी थी कांग्रेस पार्टी ने, ना इन्होंने लोगों के बैंक अकाउंट खोले थे जो मोदी जी ने खोले, ना इन्होंने लोगों को शौचालय दिए जो मोदी जी ने दिए, नए 55 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। द्विवेदी जी आप बीच में मत बोलिए, आपको तथ्यों का कोई ज्ञान नहीं है, इकोनॉमिक मैटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैं देखिए जनधन अकाउंट नहीं थे, 55 करोड़ अकाउंट खुले हैं गरीबों के। उसके बाद नल से जल मिला है, उज्ज्वला योजना के तहत राहत मिली है, पीएम आवास योजना के तरफ राहत मिली है। और मनमोहन सिंह जी आज नहीं रहे, उनके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, हमें उनके बारे में आदर है, हमारे प्रधानमंत्री से लेके सारे शीर्ष नेताओं ने उनको आदरांजलि दी है। लेकिन उनके काल में तो सबसे ज्यादा बड़े स्कैम्स हुए थे। उन्होंने तो कोल स्कैम का मतलब मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, कॉमनवेल्थ स्कैम हुआ था, हर चीज का स्कैम हुआ था। तो जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने मनमोहन सिंह जी का एक चेहरा जो था वो एक सामने करके पूरा भ्रष्टाचार पीछे से किया है। और जीडीपी का ग्रोथ अगर देश में आपके हिसाब से नहीं हो रहा है तो इतनी जो ईपीएफओ में एडिशंस हो रहे हैं, मुद्रा योजना में लोग व्यापार कर रहे हैं, आप तो कुछ चंद उद्योगपतियों को कर्जा बांट के 2008 से 2013 में आपने कर दिया था पूरे बैंकिंग सिस्टम का। ये मोदी जी जब आए, अरुण जेटली साहब थे, आज डॉक्टर रघुरामन राजन ने बोला हुआ है अपने इंटरव्यू में कि ये जो मोदी सरकार ने जो एनपीए का जो क्लीनिंग किया है, ये कांग्रेस पार्टी के वक्त के जो फ्रॉड उन्होंने निकाले हैं और जो क्लीन किया, उसके कारण आज इकोनॉमी अपनी इसमें तेजी पे है। पूरे जो सरकारी कंपनियां देखी ना, सबसे ज्यादा उनके प्रॉफिट्स है। आज स्टेट बैंक का प्रॉफिट देखो, उनके एनपीए सबसे कम है। तो आप द्विवेदी जी कांग्रेस के संगत में ज्यादा मत रहिए, उनकी जो उनको ना अब आपकी बात पूरी है तो मैं कुछ ना आंकड़ों का कोई समझ है, ना इकोनॉमी की समझ है। देखिए द्विवेदी जी, आप सुनिए, सुन लीजिए, बोला था उद्धव ठाकरे साहब ने कांग्रेस के बारे में क्या क्या बोला था, आप देखिए ना। सुन लीजिए पहले क्या क्या बोला मुझे पता, मैं भी 35 साल से साहब जो बोल रहे हैं, मैं सुन लीजिए देखिए द्विवेदी जी, ये कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। और सर यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बाकरे साहब यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट राइट?
Yes, sir. So I would like to ask you, this is a very important subject and everybody should know about it. क्या है कि पेट्रोल की प्राइस जो है 104 रुपए है, डीजल की प्राइस 91 रुपए है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने ऑयल सब्सिडी बॉन्ड्स के द्वारा 1,30,000 करोड़ का डेट बर्डन भारत सरकार के ऊपर डाल दिया है, जो अभी वापस देना है 1,30,930 करोड़, विच इज गोइंग टू बिकम ड्यू इन May 2026। May 2026 में 1,30,000 करोड़ वापस देने पड़ेंगे सर। That is because of the oil subsidy given to oil companies by Dr. Manmohan Singh, which is why आपकी जो पेट्रोल की प्राइस थी 65 रुपए थी, डीजल की प्राइस 62 रुपए थी। वो ऑयल सब्सिडी का जो बर्डन है वो मोदी सरकार को देना पड़ रहा है सर। उस विषय के बारे में तो कुछ बोलिए ना बागरे साहब, बोलिए। सर ये ऑयल बॉन्ड्स तो मतलब एक दिस इज अ क्लासिक वे ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द अर्लियर कांग्रेस गवर्नमेंट। दे यूज टू पोस्टपोन जो लाइबिलिटीज थी, विंडो ड्रेसिंग आपने अकाउंट्स में सुना होगा। Yes. कि जो चीज नहीं है वो दिखाते थे। तो जो ये सब मतलब इतने सालों से बैंकिंग में जो किया, ऑयल बॉन्ड्स में जो किया, हर चीज में इन्होंने जो किया, मतलब आज उन्होंने कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए। आप देखिए निर्मला जी के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने पूरा क्लीन अप एक्सरसाइज किया है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ जो ऑयल बॉन्ड की भी लायबिलिटी है मोदी सरकार पूरी तरीके से उसको डिस्चार्ज करेगी। अब आप अगर मैं बोलूंगा तो द्विवेदी जी बोलेंगे आप पुरानी सरकार की क्यों बात कर रहे हैं। अरे भाई ये पुरानी सरकार की लेगेसी थी जो इन्होंने भारत को कर्जे में डाला था। ऑयल बॉन्ड्स दिखाते थे, चुनाव के पहले आके मतलब किसानों का कर्जा माफ करते थे। मुझे आज राजीव जी बताइए, निर्मला जी ने जो बजट पेश किया था, एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट इट विल बी अ पॉपुलिस्ट बजट। तो निर्मला जी ने कौन सा पॉपुलिज्म किया था बजट में, आप देखिए। अगर हमको सरकार में आना है फिर भी हमने फाइनेंशियल प्रूडेंस रखा, हर चीज का फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट है उसके अंदर ही काम हो रहा है। कोविड के वक्त जो फिस्कल डेफिसिट जो बढ़ा हुआ था लेकिन आज वो वापस 4.9% पे आया हुआ है। तो ये जो चीजें है ना, मतलब देश के हित में क्या है, हमेशा जो भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये कड़े फैसले में लेने में पीछे नहीं हटती। ये और जो जीएसटी की जब इन्होंने बात की, वो आपने जो भी एग्जांपल्स दिए वो जीएसटी पे अपन एक अलग डिबेट कर सकते हैं। मैं द्विवेदी जी को बताना चाहूंगा। No, that has not been made into a law. There's a discussion on it. There's a discussion on it. That's not been made into a law as yet. I don't think it will be. जी. नहीं, I am saying that in GST Act, the decisions are taken by the GST Council, where every finance minister of each state is present. So आप अगर कुछ चीज जीएसटी पे बोलना चाह रहे तो आपके जो अपोजिशन के जो फाइनेंस मिनिस्टर उस मीटिंग में थे वो सभी का एग्रीमेंट रहता है। तो और जीएसटी आई विल टेल यू सर, इट हैज बीन रिड्यूस्ड अ लॉट। मतलब इतने अराउंड 34 जो डिफरेंट टैक्सेस थे उसको मर्ज करके एक जीएसटी बनाया गया। पहले आपको 42% टैक्स लगता था जो आपको समझ में नहीं आता था। लोकल ऑक्ट्रा टैक्स होता था, लोकल वैट होता था, लोकल एक्साइज ड्यूटी होती थी, सर्विस टैक्स होता था, मैन्युफैक्चरिंग अलग टैक्स होता था। सर काफी कुछ अभी भी है, अभी भी बहुत छंटनी करनी है सर। देखिए इंक्लूडिंग मेडिकल जो आपके है उसमें 18%। सर मेडिकल इंश्योरेंस पे तो हटाइए ना सर, मेडिकल इंश्योरेंस पे 18% लगा दिया। पहले जो टैक्स था वो इससे ज्यादा था। आपको एक डिटेल पेपर भी किया है, वी कैन डिबेट सम अदर डे ऑन। सर पहले 26% था, मानता हूं, अभी 18% है, लेकिन दैट इज आल्सो रॉन्ग है ना। हर जगह के कम हुए, अभी हम ट्रांसपेरेंटली बता रहे कि 18% है। पहले तो छुपा के टैक्स लिया जाता था। और आज देखिए कि मैं देश की जनता को सलाम करता हूं कि उन्होंने आज जो इनकम टैक्स पे है वो 3-3.5 करोड़ से आज 9 करोड़ तक गए। जीएसटी का कलेक्शन अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं रहती तो क्या 2.25 लाख करोड़ तक जाता। सर इतना तो इकोनॉमिक्स किसी 10th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट को भी समझता है कि ग्रोथ हो रही है इसलिए टैक्स कलेक्शन। सर बट द परसेप्शन इज, बिफोर आई गो टू संजय द्विवेदी साहब, मेजर क्वेश्चन टू यू, बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर। ये परसेप्शन जो है हर जगह पे, पूरी ऑपोजिशन जो है, नॉन बीजेपी पार्टी जितनी भी है, सब लोगों ने देर सक्सीडेड। यहां पर आप कुछ भी कह दीजिए और आपको अगर कोई गलत एडवाइस दे रहा है तो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग दे आर नॉट गिविंग यू प्रॉपर एडवाइस। सर क्लियर कट हर जगह पे हो गया है कि आप लोग फेवर करते हैं अडानी को और अंबानी को। हर चीज अडानी जी को दे देते हैं, हर चीज अंबानी जी को दे देते हैं। ये परसेप्शन लोगों में आ गया है सर। बागे साहब आप कुछ भी कह लीजिए, इसको आप कैसे कॉम्बैट करेंगे ये बताइए। सर मैं तो पहले बोलना चाहूंगा, लोगों में अगर ये परसेप्शन आता था तो बोफोर जैसे कांड पे अगर राजीव गांधी की सरकार गिरती थी, इन्होंने सर राजीव गांधी की सरकार नहीं गिरी सर। देयर आई टेक इश्यू विद यू। राजीव गांधी केम बैक विद 197 सीट्स इन 1989। ही हिमसेल्फ डिसाइडेड ही विल नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट। सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस के पास आई।
He got more than 400 seat in that 1984. was a very strange situation. इंदिरा जी की No, डेथ sir. हुई थी सर, इंदिरा जी का But assassination as- हुआ था, वैसी But sir, सिचुएशन 197 दोबारा seats ना ही were आए also देश में. But But Rajiv Gandhi himself admitted the big fall is enough for me to admit that's a defeat. And That's that's why it. I'm not going to form the But he government. has That's it. he didn't muster the majority. 197 is not majority. It is 272 not. is the majority. He admitted So leave apart that that is a debate. defeat. Sir, let me- So you were able to muster a majority even though you didn't get it yourself this time. You got only 240. Sir, it's a pre-pool alliance we are having and our alliance has got the majority. So ये तो बेसिक है. चुनाव में हम लोगों के सामने जी. गए और जो मैं आपको ये अपोजिशन राहुल गांधी जी या ये सर अडानी अंबानी के बारे में बताइए ना सर. अडानी के ये अंबानी के बारे विचारधारा में बन गई है. सर मुझे बताइए, इन्होंने तेलंगाना सरकार में 12,500 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट किए. आज मैं उद्धव ठाकरे साहब जो अंबानी के एकदम परम मित्र है, पूरी फैमिली उनके शादी में जाती है. कोई दो राय मुझे नहीं तो है. मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सर. क्यों अगर उद्धव ठाकरे साहब अंबानी साहब के शादी में जा रहे हैं, अपने पर्सनल रिश्ते रहने चाहिए. और देश के देखिए, देश अंबानी साहब ने भी देश की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. उन्होंने इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है. तो ये जो जनरल लूज टॉकर्स है ना सर, ये जॉब क्रिएटर्स के खिलाफ बोलने वाली कांग्रेस है. यही कांग्रेस पार्टी इन्होंने प्रोटेक्शनिज्म रखा था. तो आज जो अडानी के बारे में कांग्रेस बोल रही है, तो तेलंगाना में सर आप 12,500 करोड़ के क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? आपकी बंगाल की सरकार क्यों उनके साथ काम कर रही है? केरल की सरकार क्यों उनके साथ काम कर रही है? उद्धव ठाकरे साहब उनके साथ क्यों काम कर रहे थे 2022 तक? तो ये जो चीजें है ना सर, जनता सब जानती है. दुरुस्त बात. जनता को इनका पाखंड पसंद नहीं है सर. संजय अगर द्विवेदी आप जी. ये बोलते हैं ना, परसेप्शन अगर अडानी जी का रहता जी. तो ये चीज ऐसा नहीं है कि वो अडानी जी सिर्फ भाजपा के सरकार में काम कर रहे हैं. वो तो पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे सर हैं. विदेश में परसेप्शन काम कर अडानी रहे हैं. अंबानी का है, एक्सेप्ट मोदी जी का जो अभी जलवा है वो जबरदस्त है. सीधी बात है. मोदी जी सचिन तेंदुलकर है सर. मोदी जी का आज जलवा नहीं है. मोदी जी 2001 से But मुख्यमंत्री बाकरे साहब, you know, you need to explain सर, about. सर, हम लोग सबसे जानते हैं उनको. मुंबई ऐसी बात नहीं है. में देखोगे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम लेफ्ट, हर चीज अडानी का है. हर चीज अडानी. जहाँ एयरपोर्ट लैंड करे वो अडानी है. थोड़ा आगे जाके लेफ्ट में धरावी है, वो भी अडानी का अडानी. है. आगे जाके राइट मारेंगे अडानी इलेक्ट्रिसिटी है. आगे जाके और आप देखो तो और अडानी पोर्ट बंदर का भी अडानी. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आप पाताल आप आकाश, उसी हर तरीके जगह. से देखेंगे तो हर जगह आपको टाटा ग्रुप भी दिखेगा. दिखेगा सर. आज ऑटोमोबाइल में टाटा है Correct सर, है, हर correct जगह है. टाटा है. तो ऐसा वी शुड नॉट डिग्रेड एनी बिजनेस ग्रुप विदाउट एनी बेसिस. जो भी बिजनेस ग्रुप है अगर वो But Tata have managed to, sir, but Tata have managed to have a very good perception about themselves. As far as the Tatas are concerned, let me tell you, Tatas are considered a very above board, very honest organization by everybody. Group has Even if you talk to a small kid about Tatas, they will say they are Yes, people with integrity. yes, Tata Group have got immense reputation in the country. Yes. But I would say that in the last 10 years there is a fashion to just take names without any basis. सर आप सुप्रीम कोर्ट में भी तो राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ी थी ना राफेल के मामले में. इतने बड़े बड़े फ्रेंच के अखबार और कुछ सोर्सेस. सर आप ये समझिए कि ये जब लोग ये सत्ता से बाहर होते हैं, सो ये कॉन्स्पिरेसी थियरी होती है. सर आप मुझे बताइए, वाजपेयी साहब और बीजेपी जनसंघ, आपने तो इतने साल से राजनीति कवर जी, की है. जी, जी, तो जी. क्या जब हम ऑपोजिशन में थे, क्या कोई हम विदेशी का ताकत के साथ मिलके कुछ बोलते थे? आज जॉर्ज सोरोस के स्टेटमेंट और राहुल गांधी के स्टेटमेंट में क्यों सिमिलरिटी है? आप बताइए ना. वाजपेयी जी को नरसिंह राव जी ने जब नेता करके दिया था कोई डेलीगेशन का, तो Sir, क्या उन्होंने that was at the International Human Rights Yes, in yes, yes. So, has any IHCR in BJP leader gone abroad Geneva. in those days and He represented India. integrated India? तो ये राहुल गांधी जी There is no doubt about it. PV नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए कहा था. और अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का रिकॉर्ड देखें, 1971 में जो वॉर हुई उसके बाद इंदिरा जी ने जो मतलब शी गॉट अ मैसिव विक्ट्री, द बिगेस्ट विक्ट्री एवर फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. उसमें भी अटल जी अग्रसर थे उनकी तारीफ करने में, उसमें कोई दो राय नहीं. तो सर मैं यही बोलना चाहता हूँ, Absolutely. भाजपा जब भी रही है, आज मुझे बताइए जनसंघ के सर द्विवेदी जी। 1951 से सर द्विवेदी जी से बात कर लें. अभी बहुत हो गया ना सर. द्विवेदी द्विवेदी जी बोलिए. ईवीएम आपने उठा लिया, उद्धव ठाकरे साहब ने उठा लिया ईवीएम का मुद्दा. आज प्रियंका गांधी जी ने वन नेशन वन पोल का जो मीटिंग जेपीसी कमेटी, उसमें सबसे पहले यही मुद्दा उठाया, क्या ईवीएम की तैयारी है, ईवीएम का क्या होगा, वन नेशन वन पोल, कितना ईवीएम. तो ये ईवीएम का मुद्दा आज भी एकदम जीवंत है. द्विवेदी जी, ये ईवीएम का मुद्दा इसलिए ज्वलंत है भाई साहब, राजीव जी बजाय जी प्रदीप बोलिए जी. कि 99% बैटरी जो मिलती है वो महाराष्ट्र में मिली और
हरियाणा में मिली, ना झारखंड में मिली, ना हमें कहीं और मिली। दूसरा, जब चुनाव बुलाता है कांग्रेस के लोगों को कि साहब आप ईवीएम की जांच कर लीजिए, तो वो कहते हैं जो बैटरी हमारी यूज हुई थी वो बैटरी मुझे दीजिए तो मैं उस पर जांच करूं, लेकिन चुनाव को जांच देता नहीं। तो चुनाव आयोग देखिए, जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे चुनाव आयोग हो, आपको अपने को सही साबित करना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं आपको साबित नहीं करना पड़ेगा कि हम सही नहीं है, आपको साबित करना। अगर वो मांग रहे पुरानी ईवीएम दीजिए उनको जांच करने के लिए, हैकर कैसे हैक करते हैं क्या नहीं करते वो बता सकते हैं, लेकिन नहीं देती। दूसरी बात चाहिए, 40,000 लोगों का भी निकाला गया, एक ग्रुप ने निकाला, ग्रुप आपको मालूम होगा, 40,000 वर्करों निकाला। यही जीएसटी जब मनमोहन सिंह ला रहे थे तो सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने। 2009 में आधार कार्ड का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तो मैं यही बात कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं जीएसटी, आपकी जीएसटी में बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं साहब जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो किसानों के ट्रैक्टर है, जो मेडिकल इंश्योरेंस है, जो मूलभूत सुविधाएं, मैं कह रहा हूं मूलभूत सुविधाओं में आपने टैक्स लगा दिया तो मुझे याद आती अंग्रेजों की कि उन्होंने सब नमक पर टैक्स लगा दिया था। अगर उन्होंने नमक पर टैक्स लगा दिया था, जिसका विरोध महात्मा गांधी जी ने नमक आंदोलन करके किया था, और आज आप इन पे दही पे टैक्स लगाए हुए हैं, छोटी छोटी चीजों पर टैक्स लगाए हुए हैं। तो जीएसटी अगर आपकी हर साल रिवाइव होती है, हर साल, मैं पिछले डिबेट में आपके साथ था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, हमने क्वेश्चन उठाया, बोले नहीं इसमें मैं बात करवाऊंगा, बात करूंगा, एक लेटर भी लिख के दूंगा, आज तक कोई जवाब नहीं आया। तो जो मूलभूत सुविधाएं, मैं कह रहा हूं जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे जीएसटी हटनी चाहिए। भाई कैंसर की दवा लेने जा रहा जीएसटी है, या किसी और चीज दवा लेना जीएसटी है, या कोई भर्ती होने जा रहा जीएसटी है। तो ये जीएसटी, इसकी जीएसटी नहीं होनी चाहिए ना। अब आप कह रहे थे कार्ड जो बेचेगा उस पर जीएसटी लगेगी, तो इस तरह की जो जीएसटी आप लगा रहे हैं ये तो मध्यम वर्गीय गरीबों को लूटने का काम आप कर रहे हैं ना। तो ये जनता, जो सरकार है, वो वित्त मंत्री जो है वो मध्यम वर्गीय के लिए कहाँ है, वो गरीब के लिए कहाँ है? भाई जो द्विवेदी साहब, इसलिए मिडिल क्लास होती है, इसलिए उसको मिडिल क्लास बोलते हैं, मध्यम वर्गीय, ताकि दोनों तरफ से उसका सैंडविच बने। मध्यम वर्गीय क्लास जो होती है वो शुरू से उसी के साथ होता है, क्योंकि सबसे ऑनेस्ट लोग वो होते हैं, सबसे ईमानदार लोग वो होते हैं, हर बार टैक्स देते हैं बेचारे, बिल्कुल एक एक कानून का पालन करते हैं। तो जो सुपर रिच होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब आपके सामने बैठे हैं, वो आपको बिल्कुल बता देंगे जो सुपर रिच क्लास है और जो गरीब लोग हैं, मतलब मध्यम वर्ग तो ईमानदार होता ही है, बिल्कुल देश का हर नागरिक ईमानदार होना चाहिए सर, हर नागरिक ईमानदार होना गरीब आदमी चाहिए, सबसे ज्यादा ईमानदार होता है। मैं बात कर लूं जरा थोड़ा सी और। जी बोलिए। मैं कह रहा हूं देखिए, जब ये चीजें आई हैं देश में, जी आप कहें साहब बहुत अच्छा शासन चला रहे हैं, बड़ा अच्छा चाह रहे हैं, अब पीसीयूज हैं जो फायदे में चल रही हैं उनको बेचने की क्या जरूरत है? या आप कहिए कि जो जैसे अभी आपने महाराष्ट्र बताया कि साहब एयरपोर्ट से घुसी है, और तो मैं कह दूं मैं किसी उद्योगपति के विरोध में नहीं है, कोई पार्टी नहीं रहती है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे कोई पार्टी हो, विरोध में। लेकिन जब एक उद्योगपति आपका केंद्र बिंदु बन जाता है कि जो भी काम वो एक आदमी, जो भी चीज बेची जा रही है एक आदमी, जो भी खरीदा जा रहा है एक आदमी, जब एक चीज केंद्र बिंदु बनती है तब देश का माथा टनकता है। क्यों टनकता है? अंग्रेज यहाँ आए थे, व्यापार करने सर आए थे, अंग्रेजों ने ऐसे कब्जा नहीं किया था, अंग्रेज आए थे, उन्होंने व्यापार करने के लिए उन्होंने कहा था हम व्यापार करने आए। धीरे धीरे उन्होंने देश की हर चीजें कैप्चर करना शुरू कर दिया। कैप्चर करते क्या हुआ? देश हमारा गुलाम हो गया। तो अगर हम किसी व्यक्ति विशेष को पूरा देश कैप्चर कराने लगेंगे, हर चीज उसकी मनमर्जी चलने लगेगी। अभी 3 कानून सर आए थे किसानों के लिए, पूरा 700 किसान मर गए, बलिदान हो गए, सब विरोध कर रहे थे, क्यों नहीं वापस हुआ? और उसी में जो भंडार गृह बनाए गए वो अडानी के बने हैं। उसमें जो था कि साहब, जो उसमें कानून में था कि जो किसान से अनाज खरीदेगा आदमी और भंडार गृह में इकट्ठा करेगा, अगर वो कानून बना रहता और भंडार गृह में अगर हमारे अनाज जमा हो जाता तो आज महंगाई कहां पहुंच जाती? देखिए बिल्कुल, देखिए बिजनेसमैन होता है,
वो उसको ये मतलब नहीं है कि मध्यम वर्गीय ये गरीब है या क्या। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ उसको समझिए। अगर आप इस तरह की चीजें, अगर आप कानून लेके आएंगे, इस तरह की चीजें करेंगे, तो निश्चित इस देश की जनता है। आज आपकी समझ में, आज आप सोच रहे हैं मैं जीत रहा हूँ, ऐसे ही कांग्रेस समझती थी मैं जीत रहा हूँ। जीतते जीतते क्या हुआ? 2014 में 42 पे आ गए, 19 में क्या हुआ? 50 पे आ गए। अब जब सब मिलके चुनाव लड़ा, एक इंडिया गठबंधन बना, तो आज 101 में है। तो अगर आपके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी है, नेता अगर अपने अंदर ही पाल लेंगे, नहीं मैं तो बिल्कुल सही कर रहा हूं, देश जनता खुश है, तो ये मत सोचिए देश जनता खुश है। देश की जनता आपको फिर देख रही है एक बार कि आप जो है इस तरह के काम जो कर रहे हैं, इस तरह की चीजें जो ला रहे हैं, उससे देश का कितना भला होगा। आप खुद सोचिए मेरी बात। 700 किसान मरे, आपने वापस नहीं लिया, और एकदम आपने देखा था हम चुनाव में हार जाए, हमारे वोट बैंक गड़बड़ ना हो जाए, आपने वापस ले लिया। तो ये जनता नहीं देख रही क्या? कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी अहम नहीं करना चाहिए। Thank you gentlemen, it was a very good discussion. Fantastic. Thank you so much. And Bakir साहब, really impressed with your knowledge and your analysis. Really lovely. द्विवेदी जी Keep it बहुत up. जबरदस्त और बातें द्विवेदी आती जी तो जबरदस्त बात हमेशा ही करते हैं। सर आप कलर ला देते हैं, हर शो के अंदर कलर आ जाता है आपकी वजह से, द्विवेदी साहब। सर आप ये तो मानता सर आपकी है, हम लोग तो बस अपना जो विचार है इस देश के प्रति वो रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन सर अभी आपने सुना नहीं जो बाकरे साहब ने कहा आपको, जरा ध्यान से सुनिए। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस से ज्यादा करीब मत जाइए। कहने का मतलब ये हुआ कि उद्धव ठाकरे जी के लिए दरवाजा अभी भी खुला है, आ जाइए वापस। सर अभी सर इसमें अगले डिस्कशन करेंगे जब मौका देंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, ग्रेट प्लेजर, Thank you. ग्रेट प्लेजर, धन्यवाद। जय सिया राम, नमस्कार। जय सिया राम, जय सिया जी राम, नमस्कार, जय सिया राम, हर हर महादेव। थैंक यू, धन्यवाद आपको, धन्यवाद। thank you very much. Right, that was a good discussion too. Except for the fact that Mr. Dhoke went slightly overboard. He used the kind of language which has not been used on this show before. But that's all right. I mean, I get lots of these messages anyway from lots of people. But all the same, मेरा ये कहना है कि साहब जहाँ तक परभणी का प्रश्न है और बीड़ का प्रश्न है, ये बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है सरकार के लिए, अगर सरकार इसमें बहुत जल्द जबरदस्त एक्शन नहीं लेती. So this could really take a turn for the worse. That's my opinion. What do you think? Definitely, sir. That's what we always discuss. Justice should be shown that you're doing justice. It's seen to be delivered. And the initial delay, it puts a question mark on the conduct. Why are you coming under pressure? For what? And then one after the other series of events that took place. People who are very close to Mr. Bunde was in the police circles who were investigating. SIT के team में उनके लोग, अलग-अलग department में उनके लोग. So it had to come through a process, and the process was further delaying the entire cause. फिर आपने SIT और जुडिशियल इंक्वायरी डाल दिया, तो उनको लोगों को ऐसा एहसास हो गया कि आप और 6 महीने इसको डिले करना चाहते हो. The inevitable. Ultimately, better sense prevailed. Valmik Karad was arrested from wherever, or in fact he surrendered, not arrested. He was asked to surrender, I think. Yes, and he came and surrendered. But ultimately, as you say, but less people are talking about Parbani. Parbani also is something. Custodial death should not happen in any civilized state. सिर्फ 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया, सिर्फ 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया सर. Only 2. Action should be, and there is less focus of many politicians where Parbani is concerned. Everybody is going to beat. Everybody is going to beat. That's right. But less people are talking about Parbani. Even Sharad Pawar ji, for instance, he talks more about beat and less about Parbani. क्योंकि वहाँ पे वो सूर्यवंशी है इसलिए. No, whatever, that is BJP stance. Where Maratha है वहाँ पवार साहब पहुँच जाते हैं. But Parbani also, as you say, requires a lot of focus and attention. And there has to be a fair investigation with Parbani. लेकिन वहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत अच्छी बात कही. उनका भाई पुलिस ने कोई कोमिंग ऑपरेशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, सीधा ये सूर्यवंशी साहब को पकड़ लिया. और उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसका ट्रॉमा कॉज्ड बाय इंजरीज, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो गया. मतलब दिस इज टेरेबल, एब्सोल्युटली टेरेबल. और एक और चीज़ मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा, बार बार जो ये कहा जाता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त पेट्रोल कितने का था साहब? 65 रुपये का, 62 रुपये का, 70 रुपये का हो गया फिर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. भाई वो सब्सिडी थी. सरकार ने 1,30,923 करोड़, कितने, ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर है, 1,30,923 करोड़ ऑयल सब्सिडी बॉन्ड्स सब्सिडी दी थी ऑयल कंपनीज को, क्योंकि वो अपना तेल जो है
रिफाइंड पेट्रोलियम जो है और डीजल जो है, रिफाइंड क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं, दे वर सेलिंग इट एट अ लोअर रेट ताकि उनके लॉसेस ना हो, विच इज़ वाई द कंट्री हैड टू बेयर effectively a loss of 1,30,923 crores, which is going to become due in March 2026. 2026 में प्रदीप जी वापस देना पड़ेगा ना। बिल्कुल देना तो है। कौन देगा वो? हिंदुस्तान के लोग ही देंगे The ना। government तो एक department एडिशनल बर्डन बढ़ गया 1,30,923 करोड़ का। तो मेरा ये कहना है कि बहुत अच्छा लगता है कि पेट्रोल डीजल इस पे सब्सिडी दे दो, इसको भी कम कर दो, उसको भी कम कर दो, बट फाइनली द कंट्री हैज टू डिसाइड कि क्या करना है आपको, कि आपको 1,500 रुपये महीना घर में मुफ्त में चाहिए, 2,100 रुपये महीना मुफ्त में चाहिए, या आपको काम करना है। या अभी 2,500 जो नए ऐलान है सबके 2,500, 1,500 आई एम not सरप्राइज्ड 2,100 but 2,500 वेरी शॉर्टली इट बी 20,000 रुपीस। No, that was already announced in Karnataka actually. I don't know why they are not enforcing it. उन्होंने कहा कि महिलाओं को करीबन 10,000 रुपया पर मंथ दे देंगे। मेरा ये कहना है कि सर फिर कोई काम कौन करेगा, फिर घर में बैठिए ना, 10,000 रुपये आपको महीना घर में आ रहा है, और जैसे गांव में खाने पीने की तो चीज़ें हैं ही ना, वहीं पे आप खुद ही उगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मतलब 1 लाख रुपए, that is coming to around 8,500 per month. So what I'm trying to say, sir, is that at the end of the day, what is the kind of generation that you want? Do you want a generation which is like Indians are today? We are go-getters. We go out there, get the jobs done. We want to work for our money. Or do you want a whole generation who will just sit कि मतलब खटिया में बैठो, सरकार से पैसा आ रहा है, आराम से काम कीजिए, कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ। But that's a choice that the country has to make. अब वो आपके ऊपर है। भाई देश आपका है, वोट आपका है, और सरकार भी आपकी है। ये आप लोगों को तय करना है कि किस किस्म का भारत आपको चाहिए। That's it from both प्रदीप जी and myself. आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, तो और वो घंटी भी बज गई है, वो बेल आइकन पे Irish clock क्लिक भी that कर strikes 30. Irish clock that strikes 13. That's right. Fantastic. और क्लिक कर दीजिए किस पे, बेल आइकन पे, और अपने कमेंट जरूर भेजिए प्लीज। आप इसके बारे में क्या समझते हैं, शो के बारे में क्या समझते हैं, पूरे चैनल के बारे में क्या समझते हैं, प्लीज डू सेंड योर कमेंट्स। I'll try and read out as many as possible. We'll try and read them out again. We had stopped in the middle, but now maybe from day after tomorrow we'll start to read out your comments again. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.